आप सभी का स्वागत है। ये 2024 में जापान का वीजा का प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। किस तरीके के वीजा लगते हैं। जापान का वीजा कुछ इस तरीके से आता है। ये एक स्टिकर वीजा होता है और इसकी मैं एक कॉपी दिखा रहा हूँ जो रिसेंट वीजा है उसका। और ये वीजा फॉर्म है जो जिस तरीके से भरा जाता है, कैसे भरा जाता है, क्या कॉलम्स होते हैं और उनमें क्या फिल करना है, ये सब आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो सक्सेसफुल केस है, जिनका जो अभी वीजा लगा है, जो हमारे क्लाइंट है और उनका वीजा फॉर्म है, उसी के एग्जाम्पल को लेकर कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको भी बताऊंगा किस तरीके के केसेस जो है जो आजकल रिजेक्ट हो रहे हैं, जिससे आप बच सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं प्रोसेस के बारे में। पहले एक शॉर्ट में मैं आपको समराइज कर देता हूं पूरे प्रोसेस को, फिर तुरंत वीजा फॉर्म पे आते हैं। तो प्रोसेस क्या है, सिंपल सा ही है। वीएफएस जापान की वेबसाइट पे जाके आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। आप वीएफएस जापान करके सर्च करेंगे, लिंक आएगा, ओपन करें, वहां पे लोकेशन चूज करें, डेट चूज करें अपनी, और वहां पर आपकी अपॉइंटमेंट चार्ट खुल जाता है। अपॉइंटमेंट कंफर्म कराएं। वहां पे वो आपसे फीस मांगेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड को अपने पास हैंडी रखें, फीस पे करते हैं अपॉइंटमेंट की। और जब भी आपका प्रोसेस हो जाता है, अपॉइंटमेंट आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। फीस आपकी वही 2-2,500 के आसपास ही होगी, कई बार उससे भी कम होती है। तो वो जब आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, उस कंफर्मेशन को सबसे ऊपर रखना है, फिर आपका हो जाता है वीजा फॉर्म। और फिर उसके बाद पूरी फाइल में क्या होता है, सबसे पहले आपके पासपोर्ट जो वैलिड होना चाहिए 6 महीने का, आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह, 6 महीने के अकाउंट स्टेटमेंट, 2 साल के टैक्स रिटर्न्स, जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई प्रूफ हो आपके पास। ऑलराइट, अब पहले हम वीजा फॉर्म को समझते हैं कि किस तरीके से वीजा फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे आपसे सरनेम पूछा गया है कि आपका सरनेम क्या है। और तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि यहाँ पर सरनेम मैंडेटरी है। हो सकता है कई लोगों का सरनेम होता ही नहीं है पासपोर्ट में, सिर्फ फर्स्ट नेम होता है। उस केस में उन्होंने अपना फर्स्ट नेम भी सरनेम में ही लिखना है। तो कॉलम, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं किसी का नाम अमित कुमार है, तो फर्स्ट नेम में ही अमित कुमार लिखा है और सेकंड नेम उसका है ही नहीं, सरनेम है ही नहीं पासपोर्ट में, तो फर्स्ट और सरनेम दोनों में उसका अमित कुमार लिखा हुआ आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ। वो आपसे पूछ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो बताएंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पर भी आपका पासपोर्ट पे जो प्लेस ऑफ बर्थ लिखा है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। अपना सेक्स चूज करेंगे, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, सिंगल, मैरिड, विडो, डिवोर्स, जो भी आप हैं एज पर योर पासपोर्ट वो आप चूज कर सकते हैं। और अगर कई लोगों का ऐसा होता है कि वो मैरिड है लेकिन पासपोर्ट में अपडेट नहीं होता, तो उस केस में अपना मैरिटल सर्टिफिकेट अपने पास रखें, मैरिड क्लिक करें, उसको अटैच कर सकते हैं आप। नेशनैलिटी आपकी इंडिया ही नेचुरली। उसके अलावा अगर कोई दूसरी ड्यूअल नेशनैलिटी आपके पास है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं आपसे, पहले कोई नेशनैलिटी थी इंडिया से पहले, कोई और सिटीजनशिप थी आपके पास, तो वो थी तो लिखें। तो आईडी नंबर इश्यूड टू यू बाय योर गवर्नमेंट, तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद पासपोर्ट टाइप आपका कैसा है, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, ऑर्डिनरी, अदर। डिप्लोमेटिक मतलब अगर आप कोई मिनिस्टर वगैरह हैं तो ये आपने चूज करना है, अदरवाइज यहाँ पे आप ऑर्डिनरी पे ही क्लिक करेंगे। फिर प्लेस ऑफ इश्यू जो पासपोर्ट पे है, ये सारी पासपोर्ट डिटेल्स है, इशूइंग अथॉरिटी, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इश्यू, ये जो भी है। फिर पर्पस ऑफ विजिट टू जापान, टूरिज्म है या फिर किसी की इन्विटेशन पे जा रहे हो, कोई फैमिली वीजा लग रहा है या फिर स्पाउस वीजा लग रहा है, वहां पर उस कैटेगरी को आप चूज करेंगे। इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, 11 डेज है, 10 डेज है, 20 डेज है, जो भी आपकी यहाँ पे आप लिखेंगे, यानी जितने दिन की आपने ट्रैवल आइटनरी बनाई हुई है, चाहे वो 1 हफ्ते की हो चाहे 2 हफ्ते की हो, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। डेट ऑफ अराइवल जो आपने अपनी ट्रैवल आइटनरी पे मेंशन किया हुआ है, एग्जांपल के लिए 1 जनवरी ले लेते हैं, तो यहाँ पे अगर कोई 10 दिन के लिए जा रहा है तो डेट ऑफ अराइवल हो जाती है 1 जनवरी और डेट ऑफ डिपार्चर उसकी 9 या 10 जनवरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान, जापान में कहां पर पहले आप लैंड करते हैं। इंडिया से ज्यादातर फ्लाइट, ज्यादा क्या ऑलमोस्ट सभी फ्लाइट्स टोक्यो ही जाती है, इक्का दुक्का जो लेफ्ट राइट होती है, तो यहाँ पे आप टोक्यो लिखेंगे। जिस एयरलाइन से जा रहे हैं, इनफैक्ट वो भी पूछा जाता है वीजा फॉर्म पे, इसके साथ में देखिए आपको दिखेगा कि किस एयरलाइन से जा रहे हैं, उस एयरलाइन का नाम लिखे। तो जो भी आपकी एयरलाइन है, एयर इंडिया है या फिर एयर निप्पो है या फिर चाइना ईस्टर्न है, चाइना सदर्न है, जो भी है, या फिर हो सकता है सिंगापुर एयरलाइन हो, थाई एयरवेज हो, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द होटल्स और द पर्सन विद हुम एप्लीकेंट इंटेंड्स टू स्टे। अगर आप इनविटेशन पे जा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं, तो जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनका एड्रेस लिखें। अगर आप टूरिज्म पे जा रहे हैं तो अपने होटल का एड्रेस लिखें। डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान, अगर पहले जापान में रह चुके हैं, गए थे कभी किसी टाइम पे 1 हफ्ता, 10 दिन या महीनों के लिए, तो यहाँ पे उसको मेंशन करना होगा। योर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, इफ यू हैव मोर देन 1 एड्रेस प्लीज लिस्ट देम ऑल। अगर आपका पासपोर्ट से अलग कोई एड्रेस है तो भी आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं, बट उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अदरवाइज अपने पासपोर्ट का ही यहाँ पर एड्रेस लिखें। ईमेल आईडी लिखें अपना, जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे, और मोबाइल नंबर अपना मेंशन करें। ये ध्यान रखिए, इसी ईमेल आईडी के ऊपर अगर उन्होंने कभी कभी कन्वर्स करना होता है तो एम्बेसी इसी ईमेल आईडी से कन्वर्स करती है या फिर इसी फोन नंबर पे कॉल करती है, तो ये आपके अच्छे खासे लिखे हुए होने चाहिए, मतलब वो जो वर्किंग कंडीशन में, मेरे कहने का मतलब है। करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, मतलब आपका करंट प्रोफेशन क्या है, आप बिजनेसमैन है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है, जॉब करते हैं, जो भी है यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। एग्जांपल मान लीजिए लोग अपना बिजनेसमैन दिखाते हैं, तो आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है। प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ प्रोप्राइटर लिख दीजिए, पार्टनरशिप है तो यहाँ पार्टनर लिख लीजिए। ऑलराइट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर, अपनी कंपनी का नाम लिखें। जॉब करते हैं तो अपने एम्प्लॉय का नाम लिखें। टेलीफोन नंबर, ये जो आपकी कंपनी का नंबर है
वो लिखें। अगर आप खुद ही बिजनेसमैन है, अपना ही नंबर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लिख सकते हैं। एड्रेस लिखें जो आपकी कंपनी का, जो आपके जीएसटी में लिखा हुआ है उसको। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पेज पे, आप देखेंगे पार्टनर के बारे में पूछा गया, वाइफ या हस्बैंड के बारे में, यानी उनके प्रोफेशन के बारे में। अगर वो वर्किंग है तो यहाँ पर लिखें, अगर वो नॉन वर्किंग है तो यहाँ पर आप होम मेकर लिख लीजिए, हाउस वाइफ लिख दीजिए, वट एवर सूट्स यू। नेक्स्ट कॉलम है कि गारंटर और रेफरेंस इन जापान। अगर आप जापान में किसी को जानते हैं तो ही आप ये चीजें मेंशन करें यहाँ पे, किसी की इन्विटेशन पे या स्पॉन्सरशिप पे जा रहे हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दें। ये आप देखेंगे गारंटर है, फिर नीचे आपको दिखेगा इन्वाइटर, राइट, ये आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आ जाते हैं ये यस और नो वाले क्वेश्चनियर में। बीन कन्विक्टेड ऑफ क्राइम और ऑफेंस इन एनी कंट्री, अगर किसी भी दूसरे देश में कोई क्राइम किया है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखें। बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, अगर कहीं पर जेल हुई है। बीन डिपोर्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम जापान और एनी कंट्री बाय ओवरस्टेइंग योर वीजा और वायलेटिंग एनी लॉ ऑफ रेगुलेशन, कभी डिपोर्टेशन या ओवरस्टे हुआ है किसी भी देश का तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर ड्रग ऑफेंस, किसी भी देश में आपने ड्रग्स रिलेटेड ऑफेंस में आपका नाम आया तो यस लिखना होगा। इंगेज्ड इन प्रोस्टिट्यूशन और इन इंटरमीडिएशन ऑफ और सॉलिसिटेशन ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट फॉर अदर पर्संस, अगर आपका किसी भी तरीके से सेक्स इंडस्ट्री के साथ कोई भी ताल्लुकात रहा है पास में, सेक्स वर्कर्स के साथ इंटरनेशनल, जहां पर आपका नाम आया हो कभी पुलिस में या जुडिशरी में, तो उसको यस लिखें, अदरवाइज नो लिखें। कमिटेड ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ये अगर आपने कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, यानी आप समझ रहे हैं मेरी बात, अगर उसमें किया होगा तो यस लिखें। एक्चुअल में ऐसे जिनका यस होगा ना, वो ये वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे, सीधी सी बात ये है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव लोग होते हैं, नहीं वीडियोस देखते ये लोग, तो ये वही वीडियो देख रहे हैं जो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, अगर आपने उन ऊपर में से किसी एक में यस लिख दिया तो ये अब आपसे ब्यौरा पूछ रहे हैं, उसको पूरे को एक्सप्लेन करें। फिर आपकी डेट ऑफ एप्लीकेशन और आपका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे पीछे आप अपना डेट और सिग्नेचर कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ये आपका था वीजा फॉर्म। अब मैंने आपको बताया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और वीजा फॉर्म आपके पास हो गया। अब ये सारी चीजें ले जाइए, इसमें अब अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर दीजिए। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपकी वही फ्लाइट टिकट्स, ट्रैवल आइटनरी, होटल वाउचर्स, ये सारे कंबाइन होकर आपकी पूरी फाइल तैयार हो गई। अब किन चीजों का आपने ध्यान रखना है जिससे वीजा आ रहे हैं। ऐसा क्या था इन क्लाइंट की प्रोफाइल में जिससे वीजा आया। इनकी रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री थी 3 to 4 कंट्रीज का, वो भी साउथ ईस्ट एशिया या दुबई वगैरह, बहुत हाई फाई ट्रैवल नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। अकाउंट में इनके अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6, जितना मुझे याद है इतना इन्होंने अकाउंट बैलेंस दिखाया होगा, 5 to 6 लाख के आसपास। इनकी अपनी कंपनी है तो उनके प्रूफ इन्होंने साथ में दिखाए, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट हमने साथ में लगाई, ये बस दैट्स इट। ये इनकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल में था। मैरिड है तो इनकी वाइफ और बच्चों की डिटेल्स, इससे एक असेट हो जाता है कि हाँ जी मेरी फैमिली टाइज है मेरे होम कंट्री में, तो एक अच्छा पॉइंट भी बन जाता है। इसमें वीजा अप्रूवल के रेट इंक्रीज हो जाते हैं। अब कैसी प्रोफाइल में वीजा नहीं मिलते हैं? ऐसी प्रोफाइल में जो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, सिंगल है और कोई खास इनकम नहीं है, तो ऐसे केसेस में अप्रूवल रेट बड़ा कम रहता है। या फिर किसी का भी, जो मैंने कहा ना वो क्वेश्चन है रहा था यस और नो, किसी में भी यस हो गया ना तो भी ऑटोमेटिकली बहुत मुश्किल है वीजा मिलना, बहुत मुश्किल है। जापान वैसे ही बड़ा सेंसिटिव देश है, उस केस में अगर ऐसे कोई वॉलेटर वहां पे अप्लाई करते हैं तो उनका वीजा कैसे अप्रूव हो सकता है। तो ये थे पूरी फाइलिंग की डिटेल, ये आप सबमिट करा देंगे वहां वीएफएस में बायोमेट्रिक के साथ, आपके पास सीधा आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाएगा और आप वहाँ पे कोरियर वाला ऑप्शन चूज करेंगे। हाँ, वो थोड़ी बहुत आपसे पैसे जरूर मांगेंगे कोरियर के, अदरवाइज अगर आप खुद पिकअप करना चाहते हैं तो उनको बोल सकते हैं जी मैं खुद पिकअप करने आ जाऊंगा, मुझे कॉल कर दीजिए, तो बकायदा एसएमएस या कॉल कर देते हैं कि आपका पासपोर्ट अपना ले जाइए। ऑलराइट, मैं चूज करूंगा कि अपना क्यों दिन खराब करना, आप अपना आराम से अपने घर पे मंगाए, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो आपका पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा, होपफुली आप पासपोर्ट खोलेंगे तो उसमें वीजा होना चाहिए, आई होप सो। और अगर आपके कभी रिफ्यूजल आए हैं या फिर आप जापान जाना चाह रहे हैं बट आप एक अच्छी गाइडेंस चाहते हैं कि किस तरीके से मेरा रिफ्यूजल ना आए, और देखिए ऑल्दो वीजा की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे तो काम किया जा सकता है ना, कि भाई हम अपनी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करें कि हमारा वीजा आने के आप मैक्सिमम चांसेस हो। ऑलराइट, तो उसके लिए हमें आपकी प्रोफाइल डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करना होता है। आप चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अदरवाइज आप खुद भी लगा सकते हैं। इस वीडियो में सारी चीजें मैंने बता दी है और आई होप कि आपका वीजा आपको मिल जाए। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय।